हेलो बच्चों, जेईई मेंस की वीकली सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है, जिसमें हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं मेंस और एडवांस से रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हर वीक। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड मेंस लेवल के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, इस क्वेश्चन में फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स नॉट इक्वल्स टू -2, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स हमें फाइंड करना है। देखो, ये एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 -2 इसलिए गिवन है क्योंकि इसके जब फैक्टर्स करेंगे, देखो इस फंक्शन को रीराइट करें हम लोग तो इस फंक्शन को लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस 2। तो देखो, एक्स को 0 रखने पर डिनोमीटर 0 हो जाएगा, -2 रखने इसलिए इसने मना कर रखा है कि एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड -2। चलिए, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब इसका हम इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो एफ इन्वर्स एक्स। तो एफ इन्वर्स एक्स कैसे फाइंड करते हैं, ये फंक्शन का डेफिनेशन में हमने पढ़ा होगा फंक्शन चैप्टर के अंदर। तो एफ इन्वर्स एक्स निकालने के लिए हम इसको वाई कंसिडर कर लेते हैं, तो इससे एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एफ वाई। ये प्रोसीजर रखते हैं हम लोग फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ वाई, और एफ वाई क्या हो जाने वाला है, y माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y प्लस 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। हमें y फाइंड करना है एफ इनवर्स x, तो हम y वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, x वाले टर्म्स को, तो इस -1 को इस साइड ले आते हैं, इस एक्स वाई को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1, ये -1 इधर आएगा और उधर से y कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स। तो जो y आ गया अपने पास वो क्या हो गया, 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, और इस y को ही हम क्या बोल रहे हैं, एफ इनवर्स एक्स। तो इसलिए एफ इनवर्स एक्स हमारे पास क्या आने वाला है, क्या आ गया, 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इस एफ इनवर्स एक्स को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो इसको सिंपल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डिवीजन क्वोशिएंट रूल, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 1 प्लस 2x, और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा अपने पास, -1 आएगा। तो चलो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या हो गया अपने पास, इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 2 माइनस 2x, और ये -1 इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस 1 प्लस 2x, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये -2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ गया, 3 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स सेकेंड ऑप्शन। तो एक सिंपल सवाल इस तरीके से डील कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन में a पॉजिटिव है और t 0 से π/2 के बीच में, और x जो है हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें मिक्स्ड है इसका मतलब, और y आपको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t, और हमें फाइंड करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो देखो, चलो यहीं से शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर हमें आंसर जो है ऑप्शंस वो आपके पास x और y में है, तो मतलब पहले t एलिमिनेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a साइन इनवर्स t, और y स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a कॉस इनवर्स t। तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, a, और साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t हम जानते हैं कितना हो जाता है, π/2 हो जाता है। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t क्या हो जाएगा आपका, π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये a π/2 आपके पास आ गया, और जब ये a π/2 आ गया आपके पास तो इस केस में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स, और a π/2 में π/2 कांस्टेंट है, a पॉजिटिव है, कोई कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस वजह से डी वाई बाई डी एक्स अपने पास क्या आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो -x अपॉन वाई, और अब हमें चाहिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस -x अपॉन वाई का होल स्क्वायर। मतलब ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय
वाई स्क्वायर, और ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर वाई स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, है ना। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन, केवल एक प्रॉपर्टी काम में लेनी है कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज इक्वल टू क्या, पाई बाय 2, बिकॉज जो ऑप्शन है हमारे पास वो टी के टर्म्स में नहीं है ना, तो हमें टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू 0 से 1/4 डेटा में गिवन है। इफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज रूट x इंटू जी एक्स, तो जी एक्स हमें बताना है क्या होने वाला है, जी एक्स फाइंड करना है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर रूट एक्स जी एक्स आ रहा है, तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। पहले इस फंक्शन को एफ एक्स मान लेते हैं, तो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 6x रूट एक्स, एक्स रूट एक्स को x की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9, और एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, और tan इनवर्स, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 6x रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 9 एक्स क्यूब। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को, इसको एफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं। अब इसको एफ एक्स जैसे ही कंसिडर कर रहे हैं तो देखो ये फॉर्मेट हमें एक नज़र आ रहा है, ऑब्जर्वेशन, tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं हम इसको, ट्वाइस 3x की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। देखो 3x पावर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9x क्यूब आ जाने वाला है, राइट ना। तो अब इस वजह से अब ये फॉर्मूला हमें पता है कि हमने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो इस वजह से अगर हम इसको लिखें तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, फंक्शन आ जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स x, और x कौन है अपने पास, 2 tan इनवर्स x, और x कौन है अपने पास, 3x की पावर 3/2, 3x की पावर 3/2। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है ना भाई। इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और उसको कंपेयर करवाना है किसके साथ, रूट एक्स जी एक्स के साथ, फिर जी एक्स फाइंड हो जाएगा। तो चलो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, एफ डैश एक्स लिख लेते हैं इसको, और ये एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन क्या होता है हमारे पास पता है हमें, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और x की पावर 3/2 का स्क्वायर एक्स क्यूब, और फिर इस चेन रूल के थ्रू डिफरेंशिएशन होगा। तो चेन रूल के थ्रू डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3, और x की पावर 3/2 का 3/2 और x की पावर हाफ यानी कि रूट x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये एफ डैश एक्स क्या आ गया अपने पास, 9 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 9x क्यूब। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये जो डिफरेंशिएशन है वो किसके इक्वल है, रूट एक्स जी एक्स के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी कैन से कि रूट एक्स इंटू जी एक्स विल बी इक्वल्स टू 9 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 9x क्यूब। तो कंपेयर करवाएं तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए जी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, तो जी एक्स आ जाएगा 9 अपॉन 1 प्लस 9x क्यूब। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जी एक्स फाइंड करना था तो जी एक्स क्या आ गया हमारे पास, 9 अपॉन 1 प्लस 9x क्यूब। सो 9 अपॉन 1 प्लस 9x क्यूब मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी इट्स आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें y गिवन है सेक ऑफ tan इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है ये भी, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू 1। चलो तो dy बाई डी एक्स तो हम फाइंड कर लेंगे, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेटो क्वेश्चन होता है तो हम फर्स्टली उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो जो y गिवन है हमें वो गिवन है सेक ऑफ tan इनवर्स x। अब ये सेक ऑफ tan इनवर्स x है तो हम इसको सेक इनवर्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो हम इसमें राइट ट्राइंगल बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो tan इनवर्स x को हम x/1 लिख के इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर x हो गया, बेस आपके पास 1 हो गया, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हम इस y को क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ सेक इनवर्स। अब सेक इनवर्स में लिखना है तो हमें पता है पीवीपी ओवर एचएसबी से हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिखना है हमें। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब ये सेक ऑफ सेक इनवर्स, तो सेक और सेक इनवर्स एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे तो जो y आ गया अपने पास वो क्या आ गया, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब ये y आ गया अपने पास रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंपली डिफरेंशिएशन करना और बाद में x इक्वल्स टू 1 रिप्लेस करना है। तो dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1, द आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन 1/√2, राइट ना। तो एक सिंपल क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में d2x बाई डी वाई स्क्वायर निकालना है। देखो ये आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर्स में, अच्छा क्वेश्चन है। d2x बाई डी वाई स्क्वायर फाइंड करना है, और ऑप्शंस हमें जो दे रखे हैं गिवन है, हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, यानी d बाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की फॉर्म में दे रखा है। तो हम इसको सबसे पहले तो ये देखो कि d2x बाई डी वाई स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। इट विल बी इक्वल्स टू d बाई डी वाई ऑफ dx बाई डी वाई। हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं। d2x बाई डी वाई स्क्वायर का मतलब है कि x का सेकंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम लोगों ने x का फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा d बाई डी वाई ऑफ x, और इसको फिर एक और बार डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू x में। तो जो d बाई डी वाई ऑफ dx बाई डी वाई है, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ dx बाई डी वाई डिवाइडेड बाय d बाई डी एक्स ऑफ y। बेसिकली अगर मैं dx बाई डी वाई को एक फंक्शन मान लूँ f, y को एक दूसरा फंक्शन मान लूँ g, तो ये फॉर्मेट है df अपॉन dz टाइप की। और हम जानते हैं कि df अपॉन dz को क्या लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ f डिवाइडेड बाय d बाई डी एक्स ऑफ g। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको f माना, तो d बाई डी एक्स ऑफ f डिवाइडेड बाय d बाई डी एक्स ऑफ g। तो हम इसको x के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये ठीक है d बाई डी एक्स आ गया। अब न्यूमरेटर में देखो ये d बाई डी एक्स, और ये जो dx बाई डी वाई, इसको मैं 1/dy बाई डी एक्स लिख सकता हूँ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ गया dy बाई डी एक्स। चलो तो हम जानते हैं कि ये 1/ समथिंग टाइप का हो गया 1/f, और 1/f का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा -1/dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ 1/x, 1/f। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/f स्क्वायर और इंटू df बाई डी एक्स, है ना। 1/f का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/f स्क्वायर इंटू df बाई डी एक्स। तो 1/dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या आएगा dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। और डिवीजन में क्या चल रहा है साथ के साथ में dy बाई डी एक्स। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस, अच्छा ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाके पावर 3 बन जाएगा, राइट ना। और ये माइनस, और ये जो क्वांटिटी है ये dy बाई डी एक्स का एक और डिफरेंशिएशन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको क्या लिख सकते हैं -d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय, और ये dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इन डिनोमिनेटर, dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इन डिनोमिनेटर। अब देखो ऐसी कोई फॉर्मेट है क्या हमारे पास, क्योंकि हम लोग x के रेस्पेक्ट में पूरा कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये हमारे पास है dy बाई डी एक्स का पावर -3, है ना, और ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव, ये पावर 3 है तो इसको न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। तो -d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स की पावर, डिनोमिनेटर में 3 है तो ऊपर जाके -3, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा -d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स की पावर -3। सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। जब भी कभी हमें किसी अनदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो तो हम इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी x की फॉर्म में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में फंक्शन आपको गिवन है साइन ऑफ साइन x, फिर हमें f डबल डैश x चाहिए, tan x f डैश x चाहिए, gx इक्वल्स टू 0, तो gx फिर हमें फाइंड करना है। तो इनिशियली देखो इस क्वेश्चन में फंक्शन fx आपको गिवन है, इस fx से हम पहले f डैश x फाइंड कर लेते हैं, f डैश x निकाल लेते हैं, फिर f डबल डैश x कर लेंगे, फिर इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे और देखेंगे कि gx क्या आ रहा है।
है ना, जी एक्स इन चारों ऑप्शन में से कुछ आ जाना चाहिए। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स। चलिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन एक्स, और फिर इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा, इसको थीटा माना, और फिर इस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये तो हो गया अपना एफ डैश एक्स। अब इस एफ डैश एक्स के थ्रू हम एफ डबल डैश एक्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो एक और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एफ डबल डैश एक्स। अब लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाएं तो ये कॉस ऑफ साइन एक्स, ये बाहर आ गया, प्रोडक्ट रूल यू है ना, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स क्या होता है प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज वॉट, यू डी वी बाई डी एक्स और प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ये आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों ने u बाहर निकाला कॉस ऑफ साइन एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और प्लस कॉस एक्स को बाहर निकाला है, और कॉस ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन साइन ऑफ साइन एक्स, और इनटू, है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और इनटू अभी साइन एक्स का भी, क्योंकि ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनटू cos x dx by dx 1। तो इस f डबल डैश x को एक बार फिर से सिंप्लीफाई करें तो f डबल डैश x क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया आपके पास माइनस कॉस ऑफ साइन x इंटू साइन x, पहला टर्म, और सेकेंड टर्म में अपने पास ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस, और ये cos x इस cos x से मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर x इंटू साइन ऑफ साइन x। चलो तो ये सब आ चुका है, एफ डबल डैश एक्स भी आ चुका है, एफ डैश एक्स भी आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, जी एक्स फाइंड करना है, तो हम इन दोनों क्वांटिटीज को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। तो चलो, तो हमें डेटा क्या देगा, गिवन है इन्फॉर्मेशन एफ डबल डैश एक्स प्लस 10x इंटू एफ डैश एक्स और प्लस जी एक्स इक्वल्स टू 0, ये गिवन है डेटा में। जी एक्स फाइंड करना है तो ये सारी वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग सारी वैल्यूज, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ये हो गया हमारे पास क्या, एफ डबल डैश एक्स प्लस 10x इंटू एफ डैश एक्स, तो प्लस 10x इंटू एफ डैश एक्स। अच्छा, एफ डैश एक्स अपने पास क्या आता है, कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस जी एक्स और इक्वल्स टू 0, ये सब है हमारे पास। अच्छा, 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और ये साइन अपॉन कॉस लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जी एक्स क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, तो जी एक्स आ जाएगा हमारे पास। इस पूरे डेटा को तो उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, है ना। तो ये लेफ्ट साइड वाली ये जो दोनों नेगेटिव क्वांटिटी उधर राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएंगी, और इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स। अब देखो तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स और ये प्लस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसलिए जी एक्स क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई होकर जी एक्स क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। तो अगर हम देखें कि किस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, तो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट ना। तो एक सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है इसको। चलो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन अपना हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। इसमें ये बोला जा रहा है कि अ स्फेरिकल बलून इज बीइंग इन्फ्लेटेड एट द रेट ऑफ 35 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। तो एक स्फेरिकल बलून है, अब उसमें इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है एट द रेट ऑफ 35 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। यानी कि ये जो 35 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट दे रखा है, ये क्या गिवन होगा हमें, ये हमें गिवन होगा चेंज ऑफ वॉल्यूम में विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमें गिवन है dv बाई dt, और ये है अपने पास 35 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट,
है ना, एक तो ये डेटा गिवन। द रेट ऑफ इंक्रीज, है ना, तो जैसे हम उसमें इन्फ्लेशन हो रहा होगा बलून में, सरफेस एरिया भी उसका इंक्रीज हो रहा होगा, तो रेट ऑफ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला में पता है, सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो ये हो जाता है अपना 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें रेट ऑफ चेंज, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं, वॉल्यूम को हम लोगों ने वी से डिनोट कर रखा है ना, वॉल्यूम को डिनोट कर रखा है वी से, डीवी बाई डी टी हमें गिवन है, हमें सरफेस एरिया हमें फाइंड क्या करना है, डी एस बाई डी टी, है ना, क्योंकि उसने बोला है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में हमें सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है, तो मतलब हमें फाइंड क्या करना है, डी एस बाई डी टी कितना होगा ऑफ द बलून व्हेन इट्स डायमीटर इज 40 सेंट, तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर मतलब रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो जब रेडियस, जब उसको हम उसमें पंप कर रहे होंगे एयर, तो उससे जो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, तो उसमें जब रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, उस वक्त रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया क्या हो रहा होगा वो हमें फाइंड करना है। चलिए, तो डीवी बाई डी टी गिवन है, फर्स्टली हम रेट ऑफ चेंज इन रेडियस निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो हमें पता है कि सिंस वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब, तो डीवी बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 4/3 एज इट इज पाई कांस्टेंट, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अब ये dv बाई डी टी जो है हमें वो तो गिवन है, फिक्स है 35 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, तो इसको हम 35 ले लेते हैं ना, यानी कि यहाँ पर हम r=7 और रिप्लेस कर लेते हैं इसमें, है ना, क्योंकि हमें ds बाई डी टी भी r=7 पे चाहिए, तो dr है ना, तो r=7 रिप्लेस कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, इसमें हो जाएगा r=7 रिप्लेस करेंगे अगर हम इसमें, तो r=7 रखने पर, है ना, r=7 रिप्लेस करने पर यहाँ r7 हो जाएगा, और हमारे पास dr बाई डी टी आ जाएगा एट r=7, राइट, और यहाँ r की वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएगी, 7 रिप्लेस हो जाएगी, तो dr बाई डी टी एट r=7 क्या आ जाने वाला है देखो, तो ये वैल्यू 35 है, 35, और ये 4 पाई आर स्क्वायर से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, आर की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, 7 रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ से ये 7 से 35 5 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 5/7 4 जा 28 पाई, ये वैल्यू आ गई डी आर बाई डी टी की। अब हमें चाहिए डी एस बाई डी टी, तो सिंस एस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, तो चलो डी एस बाई डी टी फाइंड करने चलते हैं, तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये 4 पाई तो कांस्टेंट होगा, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r डी आर बाई डी टी। अब हमें चाहिए डी एस बाई डी टी एट r=7, तो इसमें भी r=7 रिप्लेस कर देते हैं, तो डी एस बाई डी टी एट r=7 अगर हम इसमें रिप्लेस करें, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 पाई इंटू 7 और इंटू डी आर बाई डी टी एट r=7। जब इसमें r=7 यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो इसमें हर जगह पर हम r=7 रिप्लेस करेंगे, तो r की वैल्यू 7 रिप्लेस करने पर 4 2 जा 8 पाई, r की जगह 7, और डी आर बाई डी टी एट r=7 अपने पास क्या आया 5/28 पाई, तो ये पाई कैंसिल हो गया, 7 4 जा 28, 4 2 जा, तो ये 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो ये हमारे पास सरफेस एरिया में चेंज कितना आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सो आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन, तो द रेट ऑफ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया विल बी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस मैनर में अटेम्प्ट करते हैं। चलें बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करना है टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x प्लस 4/x स्क्वायर, है ना। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, यूजिंग डिफरेंशिएशन हमें करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 4/x स्क्वायर एंड दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए कौन, टेंजेंट। तो x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, मतलब उसका स्लोप जीरो करना है, स्लोप जीरो करना है, तो डिफरेंशिएशन, तो पहले हम लोग फर्स्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 4 और 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा x क्यूब और -2,
है ना। 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x² का डिफरेंशिएशन मतलब -2/x³ है ना। तो ये x का डिफरेंशिएशन 1 + 4 एज इट इज, और x 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x³, और इसको कर देते हैं इक्वस टू 0। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 1 इज इक्वस टू, और ये हो जाएगा आपका 8/x³। मतलब जो स्लोप है वो 2 पर स्लोप 0 हो रहा होगा, x = 2 पर। मतलब ये जो कर्व ड्रॉ हो रहा होगा इसमें x = 2 एक पॉइंट ऐसा आया होगा जिस पर जो टेंजेंट आ रही होगी वो पैरेलल टू x। अच्छा, x = 2 तो मतलब पॉइंट पर तो y कोऑर्डिनेट भी होगा, तो x की वैल्यू 2 रिप्लेस कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x = 2 + 4/2², मतलब जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। तो इसलिए जो पॉइंट आ गया, जो कर्व पर पॉइंट होगा, पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,3, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमें पता चल गया कि जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल किस पॉइंट पर होगी, 2,3 पर। अब अगर x एक्सिस के पैरेलल और हम उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो x एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = कांस्टेंट। तो y = कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = 3, y = कांस्टेंट, 0.23 से पास हो रही है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = 3। सो आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन, y = 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि इफ द कर्व्स x² by α plus y² by 4 is equals to 1 and y³ is equals to 16x, और ये जो दोनों कर्व हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स, है ना। मतलब कोई कर्व ऐसा है कि जो जैसे कोई कर्व रहा होगा और ये कोई दूसरा कर्व रहा होगा, अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहा होगा उस पर जो टेंजेंट रही होंगी वो टेंजेंट्स कैसी रही होंगी, परपेंडिकुलर। तो मैं मान लेता हूं कि मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 है सपोज, है ना। लेट अस सपोज कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर x1 y1 है तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों कर्व्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आई हैव टू से कि y1³ जो है वो किसके इक्वल होगा, 16x1 के। ऑल्सो हमें ये बोलना पड़ेगा कि x1² + y1² by 4 विल बी 1। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी इनिशियली। और तीसरा हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि पॉइंट x1 y1 पर जो दोनों टेंजेंट्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। तो टेंजेंट्स निकालने के लिए इनको डिफरेंशिएट करें, तो इसको चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x/α + 2y/4 = 0। तो इस वजह से 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो इस वजह से, और dy/dx है ना, 2x/α डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने, तो इसलिए 2x/α + 2y/4 इंटू dy/dx है ना, भाई 1/4 कांस्टेंट है, y² का डिफरेंशिएशन 2y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx और इक्वल्स टू 0। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो y/2 dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, -2x/α। तो जो dy/dx आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया आपके पास -4x/α y। और हमें डिफरेंशिएशन या स्लोप किस पर निकालना है, पॉइंट x1। अभी स्लोप हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम ये बोलेंगे कि टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होता है, m1 m2 दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। भाई एक टेंजेंट का स्लोप अगर m1 है, दूसरे टेंजेंट का स्लोप अगर m2 है, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होता है, m1। तो इसलिए हम दोनों टेंजेंट्स की स्लोप निकाल रहे हैं, पर किस पॉइंट पर, x1 y1 पर। तो dy/dx एट पॉइंट x1 y1 क्या हो जाएगा, तो इसमें x1 y1 रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास dy/dx x1 y1 आ जाएगा। इसको हम लेट अस सपोज कि इसको m1 कंसिडर कर लेते हैं। अब ऐसी दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो y³ किसके इक्वल है, 16x के। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y² dy/dx और इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से dy/dx क्या आ गया, देखो यहाँ से डिफरेंशिएशन आ गया 16/3y², और हमें चाहिए dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 16/3y1², और इसको हम बोल दे रहे हैं m2।
भाई दूसरा स्लोप। और अब क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर, सिंस टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर सो दैट्स व्हाई वी हैव टू से कि m1 m2 की वैल्यू क्या होगी बेटो, -1 होगी। तो चलो m1 m2 रिप्लेस कर लेते हैं। तो m1 क्या था अपने पास, माइनस का 4x1 अपॉन अल्फा y1, और m2 क्या आ रहा है अपने पास 16 अपॉन 3y1 स्क्वायर, और ये वैल्यू है -1 के इक्वल। अच्छा, हमें सॉल्व क्या करके लेकर आना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करने में। चलो तो ये कितना हो गया, देखो माइनस तो कैंसिल हो गया है ना, तो ये हो गया 64x1 इज इक्वल टू 3 अल्फा y1 क्यूब, ऐसा कुछ आ गया। अच्छा देखो, ये फर्स्ट जो रिलेशन था हमारे पास, जो हम लोगों ने ये इक्वेशन बना रखी है सेकंड वाली, y1 क्यूब 16x1 के इक्वल है ना। तो सिंस हम जानते हैं कि y1 क्यूब जो है वो इक्वल है 16x1, तो ये रिप्लेस अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो 64x1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 अल्फा और y1 क्यूब, और y1 क्यूब मतलब 16x1। तो ये कैलकुलेट करें तो ये 16 4 जा 64, और ये x1 से x1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, 4/3। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 4/3। एक अच्छा सवाल है, इस तरीके से इसको अटेंड करते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम का कंक्लूजन मतलब जो f' c इज इक्वल टू fb माइनस f अपॉन b माइनस c, जो लैग्रेंजेस और रॉल्स थ्योरम के कंक्लूजन होते हैं। तो अब वैल्यू ऑफ c फॉर विच द कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू log x। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x, लॉग बेस e ऑफ x। इंटरवल दे रखा है मैं 1 से 3। अच्छा 1 से 3 में हमें पता है log x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो 1 पर log की वैल्यू 0 होती है, और 3 पर log की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी ln 3, 3 ln 3, राइट ना। तो 3 पर वैल्यू आ जाएगी 3 ln 3, नेचुरल लॉग ऑफ 3। ग्राफिकली जस्ट हम इतना समझना चाह रहे हैं, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम हमें इसमें अप्लाई करनी है, तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और ग्राफिकली हमें समझ में आ रहा है कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी, स्मूथ ग्राफ है, कोई शार्पनेस नहीं है। तो हम सिंपल ये बोलने वाले हैं कि कंक्लूजन क्या होने वाला है, जो f' होगा वो इक्वल होगा किसके, fb यानी f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1, है ना। वेयर जो c होगा वो किसको बिलोंग करेगा, ओपन 1 से 3 के बीच में होगा, ओपन 1 से 3 के बीच में होगा। चलो तो फिर f'(c), तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि f'(x) क्या आने वाला है इस फंक्शन के लिए, है ना। f'(x) क्या आने वाला है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। तो इसलिए f'(c) क्या हो जाएगा, 1/c इज इक्वल टू f3 क्या हो जाएगा, ln 3 माइनस f1 क्या हो जाएगा, ln 1 यानी 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि c की वैल्यू क्या होगी बेटो, 2/ln 3, 2/ln 3। 2/ln 3 का मतलब है 2/log 3 विद बेस e। अब ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो हमें जो क्वेश्चन है उसमें log को न्यूमरेटर में ले जाना है, तो इसलिए log 3 विद बेस e को क्या हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएं तो 2, और log 3 विद बेस e को न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, log e विद बेस 3। हम जानते हैं कि log की प्रॉपर्टीज होती हैं कि डिनोमिनेटर के log का अगर न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो बेस और इनपुट जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन 2 log e विद बेस 3, 2 log e विद बेस 3, मतलब आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास कि स्फेरिकल बलून इज फिल्ड विद 4500 पाई क्यूबिक मीटर ऑफ हीलियम गैस, है ना। एक स्फेरिकल बलून है, उसमें हम लोगों ने इतनी गैस फिल कर रखी, हीलियम गैस फिल कर रखी है ना। तो मतलब ये क्या दे रखा है, ये वॉल्यूम गिवन है हमें स्फेरिकल बलून का, है ना। तो वॉल्यूम कितना गिवन है हमें, 4500 क्यूबिक पाई क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है अपने पास। अब उसमें हमने एक लीक किया हुआ है, इफ अ लीक इन द बैलून कॉजेज द गैस टू एस्केप एट द रेट ऑफ 72 पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट, मतलब उसमें से जैसे हमने लीक किया इतना गैस पर मिनट लीक हो रहा है ना, कम आउट आ रहा है, आउट बाहर आ रहा है। तो इस केस में ये क्या गिवन है हमें, मीटर क्यूब पर मिनट, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, है ना। तो ये dV/dt गिवन है हमें, तो dV/dt कितना हो जाएगा, 72 पाई
क्यूबिक मीटर पर मिनट, यानी मीटर क्यूब पर मिनट। ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया, है ना। पर मिनट इतना उसमें से गैस इसके हो जा रहा है, बाहर आ जा रहा है। देन द रेट इन मीटर पर मिनट at which the radius of the balloon decreases 49 minute after the leakage begin, है ना। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, द रेट इन विच द रेडियस ऑफ द बलून डिक्रीजेस, मतलब फाइनली फाइंड करना है डी आर बाई डी टी एट टाइम 49 मिनट, है ना। टाइम पर डिपेंडेंसी शो कर रखी है। डिक्रीजेस 49 मिनट आफ्टर द लीकेज बिगिन। अच्छा, जब लीकेज शुरू हो चुका होगा उसके 49 मिनट के बाद, क्योंकि पर मिनट इतना वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो 49 मिनट के बाद कितना वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, हम इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो चेंज इन वॉल्यूम या डिक्रीज इन वॉल्यूम वी कैन से, व्हाट वी कैन से कि डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम इन 49 मिनट्स। तो ये कितना डिक्रीज हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी से डिनोट कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 72 पाई इंटू 49, इतना मीटर क्यूब चेंज आ जाएगा, राइट ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि आफ्टर 49 मिनट कितना वॉल्यूम अब रह जाएगा बैलून के अंदर। तो जो रेस्ट वॉल्यूम रहेगा, रेस्ट वॉल्यूम आफ्टर 49 मिनट्स, आफ्टर 49 मिनट्स ये कितना हो जाएगा, तो ओरिजिनली कितना वॉल्यूम था अपने पास, 4500 पाई, और उसमें से माइनस कर देते हैं इस क्वांटिटी को, यानी कि 72 पाई इंटू 49, है ना। तो ये इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम हमारे पास रह जाएगा, इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम हमारे पास रह जाएगा। अब इस केस में पहले हम ये इवेल्युएट कर लेते हैं कि इस वक्त, क्योंकि हमें चेंज इन रेडियस निकालना है, तो चलो एक बार हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। और हमें पता है कि स्फेरिकल बैलून के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। और हमें फाइंड करनी है इन मीटर पर मिनट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो मतलब हमें फाइंड करना है डी आर बाई डी टी। तो हम इसको एक बार दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई, और आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3r² डी आर बाई डी टी। हमें ये फाइंड करना है। पर 49 मिनट के बाद भाई हमें ये तो पता है, ये गिवन है, चेंज इन वॉल्यूम एग्जैक्ट है, हर मिनट पर मिनट कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, 72 पाई क्यूबिक मीटर, इतना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम फिक्स है, पर रेडियस तो चेंज हो रहा होगा लगातार। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि आफ्टर 49 मिनट जो वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास, ये वाला, इसकी रेडियस कितनी है। इस वक्त जो बैलून डिक्रीज होते हुए जो बैलून बच गया होगा, उस बैलून की रेडियस कितनी होगी, है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये जो वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यू, और ये क्वांटिटी अब इस क्वांटिटी के इक्वल होगी। तो इसमें से पाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 4500 माइनस 72 इंटू 49 पाई मीटर क्यूब। तो अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आर क्यूब इस वक्त क्या आ जाएगा, तो आर क्यूब आ जाएगा अपने पास 4500 माइनस 72 इंटू 49 और मल्टीप्लाई विद व्हाट, 3/4, 3/4, है ना। ये आर क्यूब की वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आर क्यूब कितना हो गया अपने पास, आर क्यूब आ गया अपने पास 4500। अब 4500 को हम फैक्टर कर लेते हैं, तो ये 9 5 45 और ये 100 है, प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो 9 5 45 यानी कि 3², और 5 और 100 में से अगर अपन बात करें तो 100 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और एक 5 पहले से तो 5 क्यूब, ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अच्छा, 72 इंटू 49 को करें तो माइनस 72 को अगर हम देखें तो ये आपके पास 36 इंटू 2 है, तो 36 मतलब 6 का स्क्वायर इंटू 2, तो 6 का स्क्वायर इंटू 2 मतलब 2 का क्यूब हो गया, और 6 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, है ना। तो 6 का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और इंटू 2,
और ये आपके पास 49 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 स्क्वायर, और इनटू में कितना चल रहा है अपने पास 3/4, 4 मतलब 2 स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर है तो ये 2 स्क्वायर यहाँ से ये 2 की पावर 1 बचेगी और ये 2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आर क्यूब कितना बच रहा है बताओ, ये आर क्यूब बच रहा है अपने पास। अब इसमें से हम ये 3 स्क्वायर 5 क्यूब और ये 2 यहाँ बच रहा होगा, ये 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा 3 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 5 क्यूब यानी कि 125 माइनस ये 3 स्क्वायर कॉमन ले लेगा तो 1 2 और ये 7 स्क्वायर 49 का डबल करेंगे 98 और इनटू 1 3 लास्ट में। तो मतलब आर क्यूब कितना हो गया अपने पास बेटो, ये आ गया 3 क्यूब और ये 125 माइनस 98 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 मीन्स फिर से 3 क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, क्यूब रूट ले लेंगे तो 3 × 3 मतलब 9। तो जो रेस्ट रेडियस बच रही होगी, जो डिक्रीज होने के बाद जो हमारे पास बलून डिक्रीज होकर जो रेडियस बच रहा होगा, तो हम क्या करने वाले हैं अब इसमें आर की वैल्यू 9 रख देने वाले हैं, तो ये हमारे पास dr/dt आ जाएगा। तो चलो रिप्लेस कर लेते हैं, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास, dv/dt है इसे हमारे पास ऑलरेडी कितना है 72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट और इज इक्वल्स टू 4/3 पाई 3 और आर स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर मतलब 3⁴ और dr/dt जो कि हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से ये 3 तो कैंसिल कर देते हैं, ये पाई कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास dr/dt क्या आ जाएगा बताओ। तो dr/dt आ गया अपने पास 72/4 × 3⁴, 4 × 3⁴। अब ये 4 से कैंसिल कर लेते हैं तो 4 1 4 32 8 और यहाँ से 9 टाइम्स 81 है और ये 9 2 18। तो dr/dt कितना हो जाएगा, dr/dt आ गया अपने पास 2/9 और आंसर किस में आ रहा होगा मीटर पर मिनट, है ना। तो आंसर आ रहा होगा मीटर पर मिनट, राइट। तो आंसर विल बी 2/9 मीटर पर मिनट, सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, राइट ना। तो थोड़ी बहुत सिली कैलकुलेशन है और बाकी रेस्ट क्वेश्चन एज इट इज है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में नॉर्मल टू द कर्व x² + 2xy - 3y² = 0 एट 1 1 हमें फाइंड करना है। तो देखो वैसे तो ये क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू भी किया सकता है, पर चूंकि अगर हम देखें क्योंकि हम लोग तो 2 साल का कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के बाद में इसमें जाते हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री की। तो मतलब ये 2 लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही होगी, इसको फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर हो रहे होंगे -3 है तो इसमें +2 लाना है ना। स्प्लिटिंग मिडल टर्म से देखें तो +3 -1 में इसकी स्प्लिटिंग हो रही होगी, तो इसका मतलब इसके फैक्टर हो रहे होंगे +3 - 1, मतलब एक फैक्टर हो रहा होगा x - y और एक फैक्टर हो रहा होगा x + 3y = 0, है ना। x - y x + 3y = 0। तो ये कुल मिलाकर इस तरीके से इसके फैक्टर हो जाने वाले हैं। अब इससे क्या शो हो रहा है, इससे प्रेजेंट हो रहा है कि हमारे पास 2 लाइनें हो जाएंगी। एक तो अपने पास क्या हो जाएगी x - y = 0, चलो नेक्स्ट पेज पढ़ लेते हैं इसको। तो एक लाइन तो हो जाएगी हमारे पास x - y और दूसरी लाइन हो जाएगी हमारे पास x + 3y = 0। तो मतलब एक लाइन की इक्वेशन तो आ जाएगी हमारे पास y = x और एक लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = -x/3। अब इन दोनों को ड्रॉ करें तो ये क्वेश्चन तुरंत ही खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम y = x को देखें तो ये 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइनेशन एंगल के साथ ये लाइन जा रही होगी और y = -x/3 तो -1/3 स्लोप है, ऑब्ट्यूज एंगल चल रहा होगा, तो इस तरीके से एक लाइन जा रही होगी। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है हमसे कि द नॉर्मल टू द कर्व एट 1 1। अच्छा ये 1 1 जो पॉइंट है ऑब्वियसली वो y = x लाइन पे लाई कर रहा होगा, तो ये यहाँ कहीं होगा, है ना, ये पॉइंट होगा 1 1। अब इस पर नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लाइन, तो उसका इंटरसेक्शन देखो हमें कुछ यहाँ होता हुआ देख रहा है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है कि डज नॉट मीट द कर्व अगेन, मीट्स द कर्व अगेन इन द सेकंड क्वाड्रेंट, मीट्स द कर्व अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो कहाँ मीट कर रहा है ये देखना है हमें, या मीट कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है। तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये नॉर्मल इस दूसरी लाइन के पैरेलल आ गया तो हमें ये पता है कि y = x लाइन का स्लोप क्या चल रहा है 1, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा -1 और पॉइंट 1 1 से पास हो रही है, तो इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ये हो जाएगा आपके पास y - 1 = स्लोप कितना -1
इंटू एक्स माइनस वन, मतलब लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपके पास एक्स प्लस वाई और ये प्लस वन यानी 2। अब हम देख लेते हैं कि ये लाइन और y इज इक्वल्स टू ये दूसरी लाइन जो चल रही है आपके पास माइनस एक्स बाई 3, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ना, पैरेलल तो नहीं होंगी ये, मतलब ये ऑप्शन तो हटा ही देते हैं कि डज नॉट मीट द कर्व अगेन, क्योंकि मीटिंग तो होगी क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं है। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 3 इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो x माइनस एक्स बाई 3 मतलब 2x/3 इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका x कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा -1, x कोऑर्डिनेट 3 होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -1, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 -1, और ये 3 -1 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो ये डेफिनेटली हमें पता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो वी हैव टू से कि जो नॉर्मल है टू द कर्व एट 1 1 वो मीट करेगा कर्व को अगेन इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन 0 1, है ना, 0 और 1 के बीच में हमारे पास दो फंक्शंस हैं f और g, सेटिस्फाइंग की f0 की वैल्यू 2 है। एक बार हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर लेते हैं, तो एक f के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, एक g के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब f के लिए चल रहा है कि 0 पर जो वैल्यू है फंक्शन की f0 की वैल्यू वो 2 है ना, तो यहाँ कहीं हो जाएगा 0,2, ये फॉर फंक्शन f, और फॉर g अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो वो इधर बना लेंगे, तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है और f1 की वैल्यू 6 है, 1 पर वैल्यू 6 है, ठीक है ना। तो ग्राफ बन रहा होगा 0 से 0 2 से 1 6 के बीच में स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है, राइट ना, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्राफ पॉसिबल है यहाँ पर। जी के लिए अगर हम बात करें तो G1 की वैल्यू 2 गिवन है और G0 की वैल्यू 0 है, तो G0 की वैल्यू 0 है मतलब ओरिजिन, और G1 की वैल्यू 2 है, G1 की वैल्यू 2 है मतलब इस तरीके से ये ओरिजिन और G1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन या कैसे भी ग्राफ आपका बन रहा होगा। ये G के लिए बात हो गई। देन फॉर सम C बिलोंग्स टू 0 से 1 ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन, तो सम C बिलोंग्स टू ओपन 0 1 की बात चल रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लैग्रेंजेस या रोल्स थ्योरम पे बात चल रही है, और हमें पता है कि इनके हिसाब से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है ही, डिफरेंशिएबल दे रखा है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। तो बस इतनी सी बात हमें देखनी है कि जो एफ डैश सी होगा, तो हम जानते हैं कि लैग्रेंजेस थ्योरम के LMVT के थ्रू, है ना, थ्रू LMVT हम ये जानते हैं कि जो एफ डैश सी होगा वो एफ बी यानी कि F1 माइनस F0 अपॉन 1 के इक्वल होगा, मतलब एफ डैश सी किसके इक्वल होगा F1 यानी कि 6 माइनस F0 मीन्स 2, तो इसलिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो गई अपने पास 6 माइनस 2 यानी कि 4, और जो जी डैश सी होगा सिमिलरली जो जी डैश सी होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा G1 माइनस G0 अपॉन 1 माइनस 0, तो मतलब जी डैश सी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा G1 की वैल्यू अपने को गिवन है 2 G0 0 बाय 1, तो जी डैश सी आ गया अपने पास कितना 2। तो अब इन दोनों को अगर हम देखें तो एफ डैश सी 4 है, जी डैश सी 2 है, तो वी हैव टू से कि जो एफ डैश सी है वो जी डैश सी का क्या है डबल है, एफ डैश सी इज व्हाट डबल ऑफ जी डैश सी, सो आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में एक फंक्शन हमें गिवन है f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू समथिंग, if f has local minimum at x इक्वल्स टू -1 देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ k हमसे पूछा जा रहा है, k की पॉसिबल वैल्यू। तो जो फंक्शन है आपके पास वो है f of x इक्वल्स टू k माइनस 2x if x लेस देन और इक्वल्स टू -1 एंड 2x प्लस 3 if x इज ग्रेटर देन -1। ये फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन R से R में डिफाइन हो रहा है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें एक बार इनिशियली ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो हमें k की वैल्यू चाहिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, सो दैट कि फंक्शन हैज़ लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू -1, मतलब जो -1 जो पॉइंट ऑफ टर्निंग नज़र आ रहा है उस पॉइंट पर मिनिमम लोकल मिनिमम चाहिए हमें, राइट ना। चलो तो एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऑन x एक्सिस y एक्सिस, सपोज ये हमारे पास x इक्वल्स टू -1 यहाँ पर कहीं y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन ये -1,
तो -1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, ये 3 - 2 1, तो यानी कि ये -1 पर ये पॉइंट अपने पास कोऑर्डिनेट आ रहा होगा -1, 1, तो -1 के राइट साइड में जो ग्राफ बन रहा होगा फंक्शन का वो स्ट्रेट लाइन 2x + 3, तो स्लोप 2 है, तो कहीं इस तरीके की कोई लाइन 2x + 3 रफली ड्रॉ हो रही होगी, राइट ना। ये जो y इंटरसेप्ट आ रहा होगा वो 0,3 आ रहा होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -1, 1, राइट ना, इस तरीके का। और लेफ्ट साइड का ग्राफ जो है उसमें k कांस्टेंट है, y = mx + c से कंपेयर करें तो ये लाइन है, इसमें y इंटरसेप्ट c हो गया, k हो गया, और स्लोप -2 है, स्लोप -2 है मतलब डिक्रीजिंग लाइन होगी। तो k की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये बहुत सारी लाइनें बन रही होंगी जो कि एक दूसरे के पैरेलल होंगी, सबके स्लोप सेम होंगे, -2 होंगे। पर हमें k की वो वैल्यू चाहिए ताकि k की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है ताकि x = -1 पर लोकल मिनिमम आ जाए। अब x = -1 पर लोकल मिनिमम आ जाए तो -1 पर, अच्छा राइट साइड का ग्राफ जो बना रहे हैं तो 2x + 3 में जो x = -1 है वो इंक्लूडेड नहीं है, मतलब यहाँ पर ग्राफ पर हॉल मार्क हो रहा होगा। मतलब ये जो ग्राफ बन रहा होगा हमारा 2x + 3 स्ट्रेट लाइन, ये -1 के राइट साइड में बन रहा होगा एक्सक्लूडिंग -1, और लेफ्ट साइड वाला ग्राफ -2 स्लोप के साथ एक पैरेलल लाइन का कलेक्शन आ रहा होगा बहुत सारी, है ना, -1 का इंक्लूजन, है ना, -1 का इंक्लूजन। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ -1 के इंक्लूजन के साथ बन रहा होगा। अब मान लेते हैं इनमें से कोई एक हम चूज़ कर लेते हैं, मान लो यही वाला चूज़ कर लेते हैं, और ये पैरेलल लाइन होंगी कई सारी। अब ये चूज़ कर लेते हैं तो ये देखो -1 पर जो वैल्यू आएगी इसकी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा हम इसमें -1 पुट करें तो f ऑफ -1 क्या आने वाला है, तो f ऑफ -1 आएगा k + 2, f ऑफ -1 क्या होगा, k + 2। अब ये जो k + 2 वैल्यू आ रही होगी, मतलब इस वाले पॉइंट पर जो ग्राफ पर पॉइंट का लाई कर रहा होगा वो x = -1 पर y की वैल्यू आ रही होगी k + 2, तो -1 पर k + 2 यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे होंगे इसके k की वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या हम पॉइंट ऑफ मिनिमा बोल सकते हैं, तो देखो -1 पर वैल्यू अगर हम इस ग्राफ को, और अब इसके पैरेलल लाइनें ऐसी भी होंगी ऊपर की तरफ अबव दिस पॉइंट, तो देखो अगर ये और ये पॉसिबल होंगी तो हम इस -1 को पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं बोल सकते, क्योंकि -1 के राइट में वैल्यू और कम आ रही है ना। तो एक ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल ड्राइंग के थ्रू ये डील किया जाने वाला क्वेश्चन है, एक अच्छा सवाल है ये। तो -1 के राइट की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो -1 से स्मॉलर है, इसलिए -1 को पॉइंट ऑफ मिनिमा तो नहीं बोल सकते। पर अगर हम इस वाली लाइन को कंसिडर करें या इसके बाद वाली जितनी भी लाइनें हमने ड्रॉ कर रखी हैं जो बिलो जा रही हैं, उस पर -1 पर वैल्यू जो है वो उसकी राइट वैल्यू से भी कम है, लेफ्ट वैल्यू से भी कम है। मतलब लेफ्ट का ग्राफ भी अबव द पॉइंट जा रहा है और राइट का ग्राफ तो अबव द पॉइंट है ही सही। तो आई हैव टू से व्हाट कि ये जो k + 2 आ रहा है, k की कोई वैल्यू ऐसी रही होगी जिसके लिए जो k + 2 जो वैल्यू आ रही होगी ये इस y कोऑर्डिनेट्स की यहाँ रहनी चाहिए, बिलो रहनी चाहिए, नीचे रहनी चाहिए, तो मतलब <1 और = 1 होगी तो भी चल, है ना, = 1 होगी, मतलब यहीं से वो लाइन जा रही होगी अगर -2 स्लोप वाली, तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा होगा ये भी एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटो, स्मॉलर देन -1 होनी चाहिए, और k की वैल्यू अगर स्मॉलर देन -1 होना चाहिए तो स्मॉलर देन -1 में जो भी रिजल्ट होंगे अवेलेबल वो सब वैलिड होंगे। तो ये 1 गया, 0 गया, माइनस ऑफ पॉसिबल नहीं, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 4th ऑप्शन -1, राइट ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन डिजाइंड है और इस तरीके से अटेंड करने वाले हैं। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में फंक्शन भी है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, फोर्थ डिग्री का कोई पॉलिनोमियल हम कंसीडर कर लेते हैं हैविंग एक्सट्रीमम वैल्यूज ऑफ x = 1 एंड x = 2, फिर ये डेटा है हमारे पास, फिर f2 चाहिए हमें। तो फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं fx कितने डिग्री का, फोर्थ डिग्री का, तो ax4 bx3 cx² dx और e, है ना, ये 5 कांस्टेंट है ABCDE, इनके लिए वो ये सारा डेटा हमें गिवन है इनको फाइंड करने के लिए। चलो तो fx भी है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब डेरिवेटिव निकले, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब डेरिवेटिव 0 होगा। तो f' फाइंड करें तो f' क्या आने वाला है अपने पास, तो ये आ जाएगा 4ax3 3bx² 2cx + d। अब ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, x = 1 x = 2 मतलब x = 1 रखने पर डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा और x = 2 रखने पर 0 हो रहा होगा, तो रख भी देते हैं। तो पुट x, तो f'1 बेसिकली 0 होगा और f'2 भी 0 होगा। तो x = 1 रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 4a + 3b
प्लस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन है ना। और f डैश 2 निकालें तो 2 का क्यूब 8 4 ज़ा 32, a प्लस 2 का इसका 4 3 ज़ा 12b प्लस 4c प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। ABCD में 2 इक्वेशन आ गए हैं ना। अब बाकी 2 इक्वेशंस, क्योंकि हमारे पास ABCD 4 अननोन है तो 4 इक्वेशंस होनी चाहिए, और एक E भी है वो भी पता लगाना है हमें। तो चलो देखते हैं। तो 5 अननोन है, तो अब ये डेटा और है हमारे पास, चलो इसको यूटिलाइज करें है ना। तो इसको यूटिलाइज करें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 1 प्लस, अच्छा fx अपॉन एक्स स्क्वायर है तो फंक्शन तो है ना हमारे पास, हमें ABCD E पर टारगेट करना है। fx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx है ना, प्लस c प्लस d बाई एक्स और प्लस e बाय एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन के हिसाब से 3। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर 3 है तो देखो, अगर हम x को 0 रखें तो a कुछ भी हो, यहाँ पर x को 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, b कुछ भी हो, x को 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, c की वैल्यू कुछ भी होगी तो उसमें 1 ऐड करेंगे है ना, तो वो कुछ कांस्टेंट क्रिएट करेगा। x 0 है तो ये d अपॉन 0 चल रहा होगा। अब d अपॉन 0 चल रहा होगा और आंसर 3 लाना है, तो अगर d नॉन जीरो हुआ तो नॉन जीरो अपॉन 0 विल बिकम इन्फिनिटी, पर आंसर तो फाइनाइट लाना है। तो आई हैव टू से कि d शुड बी 0, क्योंकि अगर d 0 नहीं हुआ बेटो तो नॉन जीरो क्वांटिटी को अगर हम टेंड्स टू 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी अप्रोच कर रही होगी किस पे, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही होगी तो ये फाइनल रिजल्ट पूरा का पूरा इन्फिनिटी पे चला जा रहा होगा। बट फाइनल आंसर तो 3 है मेरे पास क्वेश्चन के हिसाब से, तो आई हैव टू से d शुड बी 0, और सिमिलरली e इज ऑल्सो 0, e भी 0 होगा, वही सेम लॉजिक। तो ये d और e की वैल्यूज तो हमें इस तरीके से मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, ABC 3 अननोन और चाहिए। अच्छा मैं अभी आपको बोल रहा था कि a कुछ भी हो, b कुछ भी हो, ये दोनों क्वांटिटी 0 होंगी, तो रिजल्ट क्या बचेगा, c प्लस 1। यहाँ पर देखो d 0 हो चुका है, e 0 हो चुका है, c प्लस 1 बचेगा, और a और b में x को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो c प्लस 1 को 3 होना पड़ेगा, इट मीन्स c की वैल्यू भी आ गई 2 आ गई, तो a, तो 3 अननोन आ गए, और 2 अननोन निकालने के लिए ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, तो इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकाल लेते हैं। चलो तो ये d और e की वैल्यूज यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं, d e और c की वैल्यूज। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं, क्योंकि मेरे को फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में c और d की रिक्वायरमेंट है, तो c की वैल्यू 2 रिप्लेस कर रहा हूँ और d 0 रिप्लेस कर रहा हूँ है ना। तो c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0 रिप्लेस करूँगा तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4a प्लस 3b है ना, 4a प्लस 3b, और c की वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, और d की वैल्यू 0 है तो इज इक्वल टू 0। ये नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा एक a और b में, और दूसरा इक्वेशन a और b में क्या हो जाएगा आपके पास, 32a प्लस 12b प्लस c की वैल्यू अपन रिप्लेस कर रहे हैं 2, तो 4 2 ज़ा 8, प्लस और d की वैल्यू 0 रिप्लेस कर रहे हैं तो वो 0 और इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वेशन होगी, और डेफिनेटली हम जानते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम a और b फाइंड कर लेंगे। चलो a और b फाइंड करके हम करना क्या चाह रहे हैं, तो a और b आ जाएगा, तो हमारे पास a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ चुका है ऑलरेडी, d आ चुका है, e भी आ चुका है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो फिर बाद में हम उसमें x की जगह 2 रिप्लेस करके f2 फाइंड कर लेंगे। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं a और b के लिए। अब a और b के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये 4 से डिविजिबल है, तो 8 4 ज़ा 32, 8 3b और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसमें इन दोनों को इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8a माइनस 4a 4a, ये 3b से 3b कैंसिल होगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, 1/2 आ गई। अच्छा a की वैल्यू 1/2 इसमें से इस इक्वेशन में रिप्लेस कर लेते हैं, तो 1/2 का 4 टाइम्स करेंगे तो 2 प्लस 4 6, उधर जाएगा -6, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो a और b की वैल्यूज आ गई, तो फिर हमारे पास फंक्शन क्या आ गया देखो, तो हेंस फंक्शन f(x) इक्वल्स टू क्या, ax4 यानी कि हाफ x4, bx क्यूब यानी -2x क्यूब, cx स्क्वायर, तो c की वैल्यू अभी हमने निकाली थी तो 2 तो 2x स्क्वायर, d और e दोनों 0 थे तो वो वाली टर्म्स एलिमिनेट हो गई। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास fx है, और अब हम इसमें f2 निकालना चाह रहे हैं, तो f2 फाइंड करें तो 2 की पावर 4 16/2 8, 2 का क्यूब 8 2 ज़ा 30, 8 2 ज़ा 16, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, तो कुल मिलाकर f2 कितना आ रहा है अपने पास बेटो, 0 आ रहा है। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी
0. So third option will be its answer. राइट ना. तो प्योर कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत लिटिल बिट, बट आइडिया जो है वो हमें है ए बी सी डी ई की वैल्यूज़ फाइंड करने से रिलेटेड, और इसके लिए हम लोगों ने एक तो एक्सट्रीमा की वैल्यूज़ कंडीशन दे रखी है और ये लिमिटिंग वैल्यूज़. इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो इसमें बस हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डी बाई एक्स और ई बाई एक्स स्क्वायर को अगर ये लिमिट 3 बनानी है तो डी और ई को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा. तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है. चलें बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, एक डेफिनेशन दे रखी है और स्टेटमेंट 1 की एक्स इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम और एफ डैश 0 इक्वल्स टू 0. राइट ना. चेक करना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, बस स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है. चलिए तो इनिशियली हम लोग फंक्शन को देख लेते हैं, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को इनिशियली चेक कर लेते हैं. देखो एक्स इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, मैं 1, और tan x अपॉन एक्स की हम जानते हैं लिमिटिंग वैल्यू हमेशा 1 आती है, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से हम टेंड्स टू 0 पर कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगी. तो इसका मतलब LHL RHL वैल्यू सेम है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है. कॉन्टिन्यूस है तो अब हमें देखना है कि x इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि नहीं है, और एफ डैश 0 की बात. तो पहले एफ डैश निकाल लेते हैं, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं. कॉन्टिन्यूस है तो हम एक तो एफ डैश लेफ्ट 0 निकाल लेते हैं और एक बार एफ डैश राइट 0 निकाल लेते हैं. चलो तो एफ डैश 0 माइनस अगर हम निकालें तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ 0 अपॉन माइनस h. जो बेसिक डेफिनेशन फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन होती है फर्स्ट प्रिंसिपल, उसको हम फॉलो कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. अब f ऑफ माइनस h, तो f ऑफ माइनस h फाइंड करने के लिए x की जगह माइनस h रिप्लेस करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, tan ऑफ माइनस h और अपॉन में माइनस h. माइनस f0 क्या है अपने पास, तो f0 की वैल्यू 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और डिवाइडेड बाय माइनस h. तो कुल मिलाकर अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. अच्छा ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा tan h अपॉन h, एलसीएम ले लेता हूँ तो tan h माइनस h, और अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस h इसको. राइट ना. तो इस तरीके से ये फॉर्मेट आ जाएगा. अब ये tan h माइनस h अपॉन h स्क्वायर आ गया है, तो हम इस केस में अगर हम देखें तो इसमें tan h को हम एक्सपेंशन लगा लेते हैं. तो हम ये जानते हैं कि सिंस tan x का जो एक्सपेंशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x की पावर 5 प्लस सो. तो ये एक्सपेंशन को यूज़ कर सकते हैं. दूसरा हमें पता है लिमिट एवेल्युएशन करना है, तो h को 0 रखने पर ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है तो DL भी लगा सकते हैं. तो दोनों में से कोई भी रास्ता, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, DL. सब्स्टिट्यूशन नॉर्मली हम उस तरीके के क्वेश्चंस में लगाते हैं जहाँ पर A और B हमें कुछ अननोन होते हैं तो फाइंड करने होते हैं. DL लगा लेते हैं यहाँ पर. तो इसको DL से यूटिलाइज करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0. अच्छा tan h का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर h माइनस h का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस और h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h विद रेस्पेक्ट टू x. h हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. अब हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0. तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर h डिवाइडेड बाय माइनस 2h. अच्छा इसमें से tan स्क्वायर h को हम लोग यहाँ पर tan स्क्वायर h को क्या हम tan h इंटू tan h लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना. हम इस tan स्क्वायर h को क्या कर रहे हैं, इस tan स्क्वायर h को हम लिख रहे हैं tan h इंटू tan h, है ना. तो tan h इंटू tan h लिखने से अब ये क्या होगा कि tan h अपॉन h, ये वाली लिमिट हम जानते हैं कि 1 हो जाएगी, तो ये h को 0 रखने पर tan 0 0, तो फाइनली ये लिमिट अप्रोच कर रही होगी 0 पर. तो लेफ्ट लिमिट अपने पास अप्रोच कर रही होगी 0 पर. अब ऐसे हम RHL फाइंड करें, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना, RHD. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 और अपॉन h, और इसको हम प्रेजेंट कर देते हैं किससे, f डैश 0 प्लस से. राइट ना बच्चों. तो f डैश 0 प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया. अब f डैश 0 प्लस से रिप्रेजेंट, तो इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं, सेम फार्मूला सेम अप्रोच. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. अब ये क्या हो जाएगा, f ऑफ h बन गया. अब f ऑफ h निकालने के लिए इसमें x को h रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, tan h अपॉन h माइनस f0 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1, तो 1 रिप्लेस कर दो डिवाइडेड बाय h. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0. ये बन जाएगा सेम tan h माइनस h अपॉन h स्क्वायर. बस प्रीसीडिंग और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है कि वो tan h माइनस h अपॉन माइनस h स्क्वायर था, ये tan h अपॉन h, tan h माइनस h अपॉन
एच स्क्वायर है, तो यानी ये माइनस है ये प्लस है, पर आंसर तो इसका भी जीरो था, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव जीरो आएगा। नेगेटिव जीरो आएगा मतलब ये भी जीरो पे अप्रोच कर रहा होगा। तो अब एल एच डी आर एच डी दोनों सेम है, तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो उसके डिफरेंशिएशन एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो अगर हम देखें कि पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो इज पॉइंट ऑफ मिनिमा और नो, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा का क्या आइडिया है हमारे पास, जरा इस पर आते हैं। तो हमें पता है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर जो है हमारे पास जो डेरिवेटिव आ रहा है एक्स इक्वल टू जीरो पर, भाई पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन जो है लेफ्ट लिमिट भी 1 दे रहा है, राइट लिमिट भी 1 दे रहा है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और जीरो पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, जीरो आ रही है। एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, जीरो आ रही है। अच्छा, एफ डैश जीरो प्लस कितना आया, तो एफ डैश जीरो प्लस आया ये वाली क्वांटिटी। अब ये वाली क्वांटिटी आई तो इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएं, तो ये क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सेक स्क्वायर h माइनस 1 अपॉन 2h आएगा, जिसको आगे लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं हम लोग लिमिट h टेंड्स टू जीरो और सेक स्क्वायर h माइनस 1 यानी कि 10h इंटू 10h मतलब 10 स्क्वायर h और डिवाइडेड बाय h। आप जानते हैं कि 10h अपॉन h ये हमेशा 1 प्लस होता है ना, 10h अपॉन h हमेशा क्या होता है, 1 प्लस होता है। हम ये डेटा जानते हैं कि जो 10x का ग्राफ होता है वो हमेशा स्मॉलर इस ग्रेटर देन क्या होता है, x के ग्राफ से होता है ना। मतलब 10x के ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आता है उसके ग्राफ के अबोव चल रहा होता है 10x का ग्राफ, तो 10x का ग्राफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन x, तो इसलिए 10h अपॉन h हमेशा क्या होगा, 1 प्लस होगा। और 1 प्लस और मल्टीप्लाई विद और ये जीरो रखूंगा तो ये जीरो प्लस पर 10 जीरो क्या आ रहा होगा, जीरो प्लस आ रहा होगा, तो अल्टीमेटली ये क्वांटिटी जीरो प्लस पे जा रही होगी। तो मतलब जीरो का राइट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है और जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका नेगेटिव आ रहा था, तो ये नेगेटिव होगा। तो मतलब एक्चुअली फंक्शन क्या कर रहा होगा, पहले डिक्रीज हो रहा होगा, भाई डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मतलब फंक्शन डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ होगा। तो ये एक्स इक्वल टू जीरो को क्या बोल सकते हैं हम, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोल सकते हैं। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा होगा इसका कि डिक्रीज होके फिर इंक्रीज हुआ होगा। जीरो पर डेरिवेटिव हमने निकाल ही लिया था, जीरो प्लस पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा, जीरो माइनस पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा होगा। तो डिक्रीज होके फिर इंक्रीज हुआ तो पॉइंट जीरो को क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोल सकते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आई कैन से कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और दूसरी बात, हमें जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस में ये ध्यान रखना होता है कि हमें ये देखना होता है कि सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो व्हाट वी कैन से बोल, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये डेरिवेटिव जीरो हुआ, इसी के बेसिस पर तो हम लोगों ने ये पॉइंट ऑफ मिनिमा की जस्टिफिकेशन किया, तो इसलिए हमें आंसर देना पड़ेगा क्या, कि इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन, राइट ना। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। चले बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में एक्स इज रियल, मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे इसका। तो ये जो फंक्शन अपने पास वो है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, और इस फंक्शन की मेरे से पूछी जा रही है मैक्सिमम वैल्यू इफ एक्स इज रियल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से देखें तो दोनों तरफ 3 है, 9 है, इधर 17 इधर 7 है, तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 प्लस 10 में मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ न्यूमरेटर को, और डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। अब इसको सेपरेट करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 10 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, और ये मेरे पास फंक्शन है। लेट आई सपोज कि मैं इसको fx से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये कोई फंक्शन। अब इसकी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस f को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे इस डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये जितना मिनिमम होगा उतनी ये क्वांटिटी ग्रेटर आएगी, और उस केस में fx उतना ग्रेटर होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसको मिनिमाइज करना है। अब इसको मिनिमाइज करना है तो इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाले, तो बाय डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू, और नहीं तो हम इसको क्वाड्रेटिक है तो हम इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है। अब वर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव है तो ये रहा पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट ना। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा के कोऑर्डिनेट्स हम याद रखते हैं कि दे आर -b/2a और -d/4a, तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। तो हमें पता लगाना है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है मतलब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू इवेल्युएट करनी पड़ेगी।
तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डी बाई 4। अच्छा डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 81 और माइनस 4ac करेंगे तो 4 3 12 इंटू 7, तो 12 84 और माइनस डी बाई 4a यानी कि 4 3 12, तो ये आपके पास 81 माइनस 84 यानी माइनस 3, तो यानी कि ये 1/4 आ गया। ये आ गई आपके पास मिनिमम वैल्यू किसकी 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। अब इसके मिनिमम वैल्यू को यहाँ हम रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेस करने पर ये 40 हो जाएगा और 40 प्लस 1 41, तो fx का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बेटो, fx का मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इसको मिनिमाइज किया तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4 आ गई, तो ये 40 बन गया, 40 प्लस 1 41, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज व्हाट 41। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। समझ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू फाइंड करी। चलें बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास मैक्सिमम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेनियस एच, मतलब इसमें हाइपोटेनियस हमें गिवन है और एक राइट ट्राइंगल है और उसकी हाइपोटेनियस की लेंथ हमें गिवन है ये h, तो आंसर जो हो रहा होगा वो h की फॉर्मेट में ही आ रहा होगा। देखो सारे के सारे ऑप्शन h की फॉर्मेट में आ रहे होंगे और इस राइट ट्राइंगल का हमें मैक्सिमम एरिया, अब ये मैक्सिमम मिनिमम क्यों हो रहा होगा राइट ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि भाई देखो हाइपोटेनियस फिक्स है पर इस केस में ये एंगल तो चेंज हो रहा होगा, मतलब ये फिक्स होगा 90 डिग्री, तो अगर ये 45 हुआ तो ये 45, ये 30 तो ये 60, तो इस वजह से ये एंगल चेंज हो रहे होंगे और इन एंगल के चेंज होने से ये एरिया चेंज हो रहा होगा और एरिया चेंज हो रहा होगा तो कभी ना कभी ये मैक्सिमम हो रहा होगा, तो इस मैक्सिमम एरिया को फाइंड करना है। तो लेट अस सपोज कि ये एंगल थीटा है सपोज और थीटा चेंज हो रहा होगा, तो इस केस में ये जो लेंथ आ रही होगी वो आ जाएगी h cos थीटा और ये जो हाइट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी h sin थीटा, है ना, h cos थीटा h sin थीटा, ये हमारे पास बेस और हाइट आ जाएगी अपने पास। तो इस केस में एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस लेंथ हो गई अपने पास h cos थीटा और हाइट हो गया अपने पास h sin थीटा, तो कुल मिलाकर ही हो गया h स्क्वायर बाई 2 और sin थीटा cos थीटा, और sin थीटा cos थीटा को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास h स्क्वायर बाई 4 और sin 2 थीटा, और मुझे पता है कि sin 2 थीटा को ये अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब इस ट्राइंगल के एरिया को मुझे मैक्सिमम करना है और मैक्सिमम करना है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि sin 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए। भाई ये फंक्शन ऑफ थीटा हो गया बेसिकली, भाई मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि h तो फिक्स है, थीटा पर डिपेंडेंसी है, थीटा चेंज हो रहा होगा, तो इसको मैक्सिमाइज करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो इसको sin 2 थीटा को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और sin 2 थीटा को मैक्सिमाइज करें तो हमें पता है कि sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है 1, तो इस वजह से मैक्सिमम एरिया क्या होने वाला है, तो मैक्सिमम एरिया आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास h स्क्वायर बाई 4। सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फोर्थ ऑप्शन। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द रियल नंबर x व्हेन एडेड टू इट्स इनवर्स गिव्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम एट x इक्वल्स टू, है ना, द रियल नंबर x व्हेन एडेड टू इट्स इनवर्स, है ना, कोई भी नंबर व्हेन एडेड टू इट्स इनवर्स मतलब 1/x में जब उसको ऐड कर रहे हैं हम लोग तो गिव्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम, इस सम का मिनिमम वैल्यू मतलब fx मान लेते हैं और इसको मुझे मिनिमाइज करना है क्वेश्चन के हिसाब से, और मिनिमम सम एट x इक्वल्स टू किस x पर करना है, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना है, तो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं f डैश x, और f डैश x क्या आने वाला है बेटो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास x स्क्वायर और इसके फैक्टर न्यूमरेटर में आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1, इसको फैक्टराइज कर दे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यूज़ एक तो -1, एक 0 और एक 1, है ना, तो राइट साइड में अगर हम 1 की राइट में देखें तो पॉजिटिव 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 तो पॉजिटिव आएगा, 1 के लेफ्ट में देखें तो साइन चेंज हो जाएगा, 0 पर वीवी कर्व मेथड के हिसाब से देख रहे हैं पावर ऑड है और ये पावर इवन है तो ऑड पावर्स के रेस्पेक्ट में जो है साइन चेंज होते हैं और इवन पावर्स के रेस्पेक्ट में साइन सेम रहता है, तो ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर पावर इवन है तो ये साइन एज इट इज रहेगा और इधर साइन चेंज हो जाएगा, और हमें बताना है कि भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम एट x इक्वल्स टू किस x पर मिनिमम वैल्यू, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा ढूंढ रहे हैं। अब ये डेरिवेटिव के साइन आ गए होंगे
तो डेरिवेटिव के साइन हो गए होंगे, तो यानी कि फंक्शन इंक्रीज हो गया डिक्रीज हुआ। भाई डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, और ये डिक्रीजिंग, तो ये इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया होगा, मैक्सिमा पॉइंट हो गया होगा। इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो रहा होगा, ये डिक्रीज हो गया डिक्रीज हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहा होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हालांकि ये वाला पॉइंट हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू डोमेन होगा, तो इस पॉइंट की बात ही नहीं करेंगे। और 1 पर हमें पता है कि यार ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आया होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमें क्या चाहिए, गिव्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम एट एक्स इक्वल्स टू, किस एक्स पर मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू किस एक्स पर प्रोवाइड करेगा, एट एक्स इक्वल्स टू 1। सो आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें चाहिए ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल 0 से 1। तो देखो फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 1/3। अब इस फंक्शन की हमें चाहिए ग्रेटेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट 0 से 1। 0 से 1 इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें। अच्छा 0 से 1 इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम 0 से 1 के बीच में पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें तो कितना आने वाला है, देखो 1/3 एक्स प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, -2/3 -1/3, और ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर -2/3। इस x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1, इस x माइनस 1 का भी डिफरेंशिएशन। अब इस डेरिवेटिव को अगर हम इक्वल्स टू 0 करते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या पॉइंट ऑफ मिनिमम फाइंड करने के लिए, एक्सट्रीमा पॉइंट्स निकालने के लिए, तो ये 1/3 गया 0 में, तो आई हैव टू से कि 1/x प्लस 1 की पावर 2/3 विल बी इक्वल्स टू 1/x माइनस 1 की पावर 2/3। कुछ ऐसा हो रहा होगा, 1/3 तो गया 0 में, तो 1/x प्लस 1 की पावर 2/3 विल बी इक्वल्स टू, तो इसका ये मीनिंग हो गया कि x प्लस 1 की पावर 2/3 विल बी इक्वल्स टू x माइनस 1 की पावर 2/3। अब यहाँ से पावर को कैंसिल करके और x भी कैंसिल कर दें तो फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ मिलेगा नहीं हमें। तो ऐसे करते भी नहीं है कैंसिल, है ना, इक्वेशन है ना दोनों तरफ, तो दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं हम लोग बोथ साइड। तो स्क्वायर बोथ साइड क्यूब करें तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर क्यूब करेंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये 1 और x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 0। तो x इक्वल्स टू 0 हमारे पास वो पॉइंट आ गया। अब x इक्वल्स टू 0 पॉइंट आ गया तो हम एक काम और देख लेते हैं, एक बात और चेक कर लेते हैं कि 0 पर, क्योंकि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू है कि नहीं है, तो यानी कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं, ये चेक करना है। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होने के लिए लेफ्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। भाई हमने डेरिवेटिव को 0 किया, ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा आ गया। अब इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम तभी बोलेंगे जब 0 पर लेफ्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो, तभी तो वो इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा ना। लाइक हमें 0 को मैक्सिमम पॉइंट लगाना है, तो इसका मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज करवाना है। तो 0 पर लेफ्ट डेरिवेटिव हमें इंक्रीज करवाना है, मतलब पॉजिटिव, और लेफ्ट डेरिवेटिव क्या करवाना है हमें, नेगेटिव करवाना है, राइट ना। तो चलो 0 पर लेफ्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अब 0 पर लेफ्ट डेरिवेटिव मतलब एफ डैश 0 माइनस, अच्छा 0 पर लेफ्ट डेरिवेटिव, अच्छा 0 पर लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्वांटिटी को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, पहले एफ डैश एक्स को, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, एफ डैश एक्स को सिंप्लीफाई कर लें तो एफ डैश एक्स आ क्या रहा है 1/3, और ये बचेगा क्या हमारे पास ब्रैकेट में 1/x प्लस 1 की पावर 2/3 माइनस 1/x माइनस 1 की पावर 2/3, कुछ ऐसा बचेगा। ये 1/3 कॉमन ले लेंगे, 1/x प्लस 1 की पावर 2/3 माइनस 1/x माइनस 1 की पावर 2/3, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैं चाहता क्यों, पहले एफ डैश 0 माइनस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये 1/3 तो आएगा। अच्छा 0 माइनस पर यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0 माइनस अगर हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। अब लेस देन 1 की पावर 2/3, तो वो भी लेस देन 1 आने वाली है, और 0 माइनस पर -1 करेंगे तो ये मोर देन -1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये मोर देन 1 आ जाएगा, और मोर देन 1 की पावर 1/3 ये मोर देन 1 होगा। अब मोर देन 1 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये लेस देन 1 आने वाला है, ये वाली पूरी क्वांटिटी ये लेस देन 1 होगी, और यहाँ लेस देन 1 आना था तो ये पूरी क्वांटिटी क्या रहेगी, मोर देन 1 रहेगी। तो मोर देन 1 में से लेस देन 1 को माइनस करेंगे
तो कुल मिलाकर ये क्वांटिटी कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, राइट ना। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ आपको, 0 माइनस मैंने रखा है यहाँ पर, तो 0 माइनस रखेंगे तो 1 माइनस 0 माइनस करेंगे, 1 प्लस 0 माइनस करेंगे तो लेस देन 1 की पावर 2/3 लेस देन 1, 1 अपॉन लेस देन 1 मोर देन 1, राइट ना। और 0 माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पर लेस देन 0, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो लेस देन -1, लेस देन -1 की पावर 2/3, तो वो उसको मोर देन 1 कर देगी। और मोर देन 1 को 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल मोर देन 1 से लेंगे तो रिजल्ट आएगा लेस देन 1। अब मोर देन 1 में से माइनस कर रहे हैं हम लेस देन 1 को, तो टोटल रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 0 के लेफ्ट में क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। और ऐसे 0 के राइट में चले f'0 प्लस, तो ये रिजल्ट रिवर्स हो जाएगा। एक्चुअली 1/3 तो एज इट इज रहेगा। अब 0 प्लस में 1 ऐड करेंगे तो मोर देन 1 की पावर 2/3 करेंगे, मोर देन 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी वो लेस देन 1 आ जाएगी। माइनस, और 0 प्लस में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा -1 का राइट, और -1 के राइट का स्क्वायर 2/3 करेंगे तो ये आएगा 1 का लेफ्ट, और 1 के लेफ्ट को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा मोर देन 1, और मोर देन 1 आ जाएगा तो लेस देन 1 में से मोर देन 1 माइनस करेंगे तो नेगेटिव। तो ये अल्टीमेटली क्वांटिटी कैसे आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। तो मतलब फाइनली हमें ये इधर नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव मिलेगा तो वी कैन से कि 0 के लेफ्ट में पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा होगा और फिर डिक्रीज हो रहा होगा। तो इंक्रीज होकर डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया होगा। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, इसमें x की जगह 0 रख दें। तो इसलिए ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, f0। इसलिए ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बी f0। अच्छा, और f0 अगर हम फाइंड करें तो इसमें x की जगह 0 रिप्लेस कर देते हैं, तो 1 की पावर 1/3 यानी 1 माइनस, और -1 की पावर 1/3 मतलब -1, तो 1 माइनस -1 मतलब 2। तो फाइनल आंसर फॉर द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2 इन दिस इंटरवल 0 से 1। डन और नो, क्लियर। चले तो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऑफ वायर इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग ऑफ अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर, है ना। एक बेड है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर, मतलब इस फॉर्मेट का, और इस पर हम क्या कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, और 20 सेंटीमीटर ऑफ वायर अवेलेबल है इसके लिए, इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग ऑफ अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द फ्लावर, है ना। तो इसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। चलो, तो ये सेक्टर है, तो लेट अस सपोज कि यहाँ आर रेडियस मान लेते हैं और ये थीटा एंगल मान लेते हैं। तो इस केस में ये लेंथ ऑफ आर्क जो बनेगी वो किसके बराबर होगी, आर थीटा के। तो जो फेंसिंग की लेंथ आ जाएगी, तो फेंसिंग वो कितना आ जाएगा बेटो, वो आ जाएगा 2r प्लस आर थीटा। भाई ये r प्लस आर थीटा, तो लेंथ ऑफ फेंसिंग कितनी आ जाएगी, 2r प्लस आर थीटा। और क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है कि ये लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो वी कैन से कि भाई 2r प्लस आर थीटा की वैल्यू हो गई 20। ये पहला इक्वेशन। दूसरा मुझे फाइंड करना है एरिया। चलो तो इसका एरिया फाइंड करने चलते हैं, और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया सर्कल का, और उसका थीटा बाय 360। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई से ये 360 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, हाफ थीटा आर स्क्वायर। ये आ जाएगा हाफ थीटा आर स्क्वायर। अब हाफ थीटा आर स्क्वायर, तो ये जो सेक्टर एरिया है वो थीटा और आर दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमम करवाना है। तो मतलब इसकी डिपेंडेंसी किसी एक वेरिएबल पर रखनी पड़ेगी, या तो आर को एलिमिनेट करें या तो थीटा को। तो थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटो, तो ये आ जाएगी 20 माइनस 2r डिवाइडेड बाय आर। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 माइनस 2r बाय आर, है ना। तो ये थीटा यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ, और थीटा हो जाएगा यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 10 माइनस आर का डबल बाय आर और इंटू आर स्क्वायर। तो ये 2 से 2 और ये r से r कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो एरिया ऑफ सेक्टर है डिपेंडिंग अपॉन r वेरिएबल, ये आ जाएगा ए आर इज इक्वल्स टू, कितना बन गया, ये r यहाँ पर बचा होगा तो ये 10r माइनस आर स्क्वायर आ गया।
ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया डिपेंडिंग अपॉन आर। अब ये डिपेंडिंग अपॉन आर एरिया ऑफ सेक्टर आ गया तो इसको मैक्सिमाइज करवाना है। अच्छा मैक्सिमाइज करवाना है तो हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर, डी ए बाई डी आर निकालें तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 10 माइनस 2r, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 5 आ जाएगी। तो r की वैल्यू 5 आ जाएगी मतलब रेडियस आ गया अपने पास। अब हमें एरिया मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम एरिया को फाइंड करने के लिए हम इस r की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं। तो मैक्सिमम एरिया क्या आ जाएगा, एरिया मैक्स कितना आ जाएगा अपने पास, r की वैल्यू 5 रखेंगे तो 10 5 50 और माइनस 25 मतलब एरिया मैक्स कितना आ जाएगा 25। तो मैक्सिमम एरिया अपने पास कितना मिल जाने वाला है 25 मिल जाने वाला फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम एरिया है कि नहीं है, तो हमने ये डी ए बाई डी आर तो निकाला है, पर अगर हम इसको सेकंड डिफरेंशिएशन करें डी टू ए बाई डी आर स्क्वायर तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है -2, जो कि ये सजेस्ट कर रहा है कि नेगेटिव, और नेगेटिव है तो इसका मतलब r = 5 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा तो ये जो 25 आ रहा है ये अपने पास क्या आ रहा होगा, मैक्सिमम एरिया आ रहा होगा इस सेक्टर। चलो तो फाइनली ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, तो मैक्सिमम एरिया क्या हो गया अपने पास 25। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक फंक्शन है अपने पास एफ एक्स विच इज़ वॉट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। एक ये डेटा है हमारे पास, और जी एक्स हमें एक फंक्शन दे रखा है विच इज़ वॉट इक्वल्स टू x - 1/x, और x की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये डेटा गिवन है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सक्लूडिंग -1 0 और 1। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई ये -1 0 1 क्यों हटाने की कोशिश की जा रही है। भाई 0 तो इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में x है, और -1 और 1 इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि ये आगे hx को डिफाइन कर रहा है। और hx है क्या, hx अपने पास f(x/gx), मतलब ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² बाय gx, मतलब x - 1/x। तो क्या प्रॉब्लम होगी -1 और 1 पर, तो देखो 1 रखेंगे तो ये 1 - 1 0 बन रहा होगा, तो ये डिनोमिनेटर को 0 होने से रोक रहा है, और -1 पे भी -1 -1 यानी ये भी 0 बन रहा होगा। तो इसलिए ये तीनों पॉइंट्स एलिमिनेट किए जा रहे हैं, -1 0 और 1। बाकी x के सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं और ये hx डिफाइन किया जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ hx, है ना, hx की लोकल मिनिमम वैल्यू। अच्छा अब इस केस में अगर हम देखें, पहले x - 1/x को समझें, है ना, पहले gx को देखें अगर हम लोग, तो gx हमारे पास क्या है x - 1/x, और हटाया हमने क्या, कौन कौन सी x की वैल्यूज हटा रखी, एक तो 0 हटा रखा है, एक +1 और एक -1, ये 3 वैल्यूज हमने हटा रखी। 0 पर ये नॉट डिफाइन हो रहा होगा इसलिए हटाया हुआ है, 1 पर ये 0 बन रहा होगा, -1 पर ये 0 बन रहा होगा इसलिए हटाया हुआ है। अच्छा इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या रहा है, 1 माइनस और 1/x का -1/x², जो कि हमेशा पॉजिटिव है। इससे पता क्या चल रहा है कि फंक्शन जो जी एक्स फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे होंगे हम लोग एक्स एक्सिस पर। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स छोड़े हुए हैं, एक तो 0 छोड़ा हुआ है, एक 1 और एक -1, है ना, एक 1 और -1। 1 और -1 इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये 1 और -1 पर 0 बन रहा है, वो इस एच एक्स को डिफाइन करने के लिए। बाकी इसमें क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो 0 है केवल। तो रेस्ट 0 के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स के लिए ये जो डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और इंक्रीजिंग होगा तो अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो -∞ पर अगर हम चलें तो ये -∞ और ये 0, तो ग्राफ माइनस और 0 पर चलें अगर हम तो 0 - 1/0 0 माइनस -1/0 माइनस यानी +∞ पे। तो ग्राफ रफली कुछ ऐसा ग्राफिकल ड्राइंग इसकी हो रही होगी, कुछ इस तरीके की ग्राफिकल ड्राइंग इसकी चल रही होगी इस x - 1/x की। जैसे मैं आपको वो समझाऊं कि 0+ पर ये क्या हो रहा होगा, तो 0+ पर g0+, ये आ रहा होगा 0+ -1/0+, और 1/0+ कितना चल गया होगा इन्फिनिटी, और 0 -∞ करेंगे तो -∞। तो -∞ से इन्फिनिटी तक का ट्रैवल ये फंक्शन अपना ग्राफ कर रहा होगा। तो इस तरीके का ग्राफिकल ड्राइंग बन रहा होगा। तो मतलब अगर हम जी एक्स की रेंज के बारे में सोचें, क्योंकि अगर मैं इसको टी मानूं, लेट आई सपोज कि x - 1/x इज t, तो ये जो t की वैल्यूज होंगी, क्योंकि मैंने इसको t माना तो इस t की वैल्यूज क्या हो रही होंगी, -∞ से लेके +∞ तक एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट, है ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स छोड़े जा रहे हैं। तो t की वैल्यूज होंगी ऑल रियल एक्सक्लूडिंग
दिस पॉइंट, और ये पॉइंट क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 1 और -1 रखने पर 0, तो r में से 0 को छोड़ना पड़ेगा भाई। t की वैल्यूज निकाल रहे हैं तो x को 1 रखें तो 1 - 1 0, तो r में से 0 को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं इसको t मान रहा हूँ तो इसका स्क्वायर करें तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी स्क्वायर प्लस 2। तो इस फंक्शन को अब हम लिख सकते हैं एच एक्स की जगह एच ऑफ टी, टी पर डिपेंड करते हुए, और इसमें इस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, टी स्क्वायर प्लस 2, और डिवाइडेड बाय, और इस x माइनस 1/x को हम लोगों ने क्या माना, t, और इसमें t पर कंडीशन क्या है कि t बिलोंग करेगा किसको, ऑल रियल एक्सक्लूडिंग 0 को, ऑल रियल एक्सक्लूडिंग 0 को। तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन को मुझे क्या करना है, मतलब हम लोगों ने अब एफ एक्स हटा दिया, जी एक्स हटा दिया, तो अब एफ और जी से हमें कोई कनेक्शन नहीं है, लेना देना नहीं है इस सवाल में। अब हमें एच का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो एच का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब इसको मिनिमाइज करना है, टी बिलोंग्स टू आर नॉट है, तो इसको मिनिमाइज करने पर ध्यान दें। तो मिनिमाइज करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करें तो एच डैश टी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, और ये t बाहर निकलेगा, टी स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 2t, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 को बाहर निकालें, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास 1, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटो, 1 है ना, तो लाइक t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो कुल मिलाकर ये रिजल्ट क्या बन गया, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 2 और डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर हैं t माइनस रूट 2, टी प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो ये अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे कुछ वैसा ही क्वेश्चन हो गया ये। टी की वैल्यूज़ को मार्क करें तो एक तो वैल्यू है माइनस रूट 2, एक वैल्यू है प्लस रूट 2, और एक वैल्यू है 0, और 0 डोमेन में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एच, एच के डोमेन में लाई नहीं कर रहे हैं ना, तो 0 अवेलेबल नहीं। अच्छा, रूट 2 के साइड राइट में तो वी का मेथड लगाते हैं, तो ये पावर्स ऑड है और ये इवन पावर है, तो राइट साइड में पॉजिटिव, साइन चेंज होगा, फिर 0 पर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, और इधर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये ग्राफ माइनस रूट 2 के लेफ्ट में इंक्रीज हो रहा होगा एच का ग्राफ, और फिर डिक्रीज हुआ होगा, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया होगा, और 0 तो डोमेन में नहीं है, और रूट 2 पर अगर हम बात करें तो ये डिक्रीज होके इंक्रीज हुआ होगा, तो यानी कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आया होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है उस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारे पास किसके बराबर, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, टी की जगह पर रूट 2 रख देते हैं, मतलब एच रूट 2 निकाल लेते हैं, और एच रूट 2 फाइंड करें तो रूट 2 का स्क्वायर 2 + 2 4 बाय रूट 2, 4 बाय रूट 2 मतलब लेंथ आ जाएगी अपने पास कैलकुलेट करके 2 रूट 2। तो फाइनली मिनिमम वैल्यू विल बी 2 रूट 2 फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है हमें पी एक्स एक फंक्शन है such that x equals to 0 is the only real root of p dash x equals to 0, p minus 1 less than p1। ये तीन इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, px गिवन है, x equals to 0 is the only real root of p dash x equals to 0 गिवन है, और एक ये डेटा गिवन है। देन इन द इंटरवल -1 से 1 ये हमें बताना है कि कौन मिनिमम होगा कौन मैक्सिमम होगा इंटरवल -1 से 1 के बीच में। चलो तो एक बार इस फंक्शन को एक बार रीराइट कर लेते हैं। तो p ऑफ x हमें गिवन है x की पावर 4 प्लस ax³ प्लस bx स्क्वायर cxd प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमें p ऑफ x के वाले, और सच दैट कि x इक्वल्स टू 0 इज द ओनली रियल रूट ऑफ p डैश x। तो एक बार p डैश x फाइंड कर लेते हैं इसका। तो p डैश x आ जाएगा 4x³ प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और इसको 0 के इक्वल कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका x इक्वल्स टू 0 इज द ओनली रियल रूट, इज द ओनली रियल रूट। अब ओनली रियल रूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू 0 के अलावा ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट आ रहे होंगे, और 3 रूट्स आ रहे होंगे तो x इक्वल्स टू 0 के अलावा जो बाकी के 2 रूट्स होंगे उनके बारे में कमेंट पर अगर हमें सोचें तो एक डेटा और हमें गिवन है कि जो p-1 होगा वो लेस देन p1 होगा। तो चलो p-1 फाइंड कर लें। तो p-1 क्या आने वाला है 1 - a प्लस b माइनस c प्लस d,
और P1 क्या आने वाला है अपने पास, तो ये आएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्मॉलर है, तो 1 माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इज स्मॉलर देन P1, और P1 मतलब 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो कुल मिलाकर DB1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब ए प्लस सी शुड बी पॉजिटिव, ए प्लस सी शुड बी पॉजिटिव। तो हमारे पास ये डेटा आ रहा है कि ए प्लस सी पॉजिटिव। अब ए प्लस सी पॉजिटिव है तो एक तो ये बात आ गई। अच्छा, जीरो इसका रूट है, इसका मतलब जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जीरो सेटिस्फाई करेगा तो सी विल बी जीरो, है ना। जीरो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, रूट है तो सी जीरो, इट मीन्स ए पॉजिटिव। तो हम ये तो क्लेम नहीं कर सकते कि क्यूबिक इक्वेशन है, एक रूट आ रहा है, तो मतलब दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो ग्राफ लगातार इंक्रीज हो, तो या तो तीनों जीरो हो जाए ABC। अब ABC तो जीरो नहीं हो सकता तीनों रूट जीरो होने के लिए, तो इस तरीके से इसके दो नॉन रियल और एक रियल रूट रहा होगा, उसमें एक x=0 है, बाकी दो नॉन रियल रूट रहे होंगे। अब बाकी दो नॉन रियल रूट रहे होंगे तो a पॉजिटिव है, C जीरो आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास अब px। तो px हो गया हमारे पास x की पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर। अच्छा, C जीरो हो चुका है, प्लस d, और p डैश x क्या हो गया, तो p डैश x हो गया अपने पास 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx, और वो C जीरो हो जाएगा और D का डिफरेंशिएशन जीरो। तो इसमें से अगर हम x कॉमन ले लें तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक बच रहा है वो बच रहा है 4x स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2b, ये क्वाड्रेटिक बच रहा है x कॉमन लेने के बाद। अब हम ये बोलेंगे कि एक रूट जीरो तो हो चुका है, अब इसके दोनों रूट्स नॉन रियल होने चाहिए, तो इसके दोनों रूट्स नॉन रियल होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें हम लोग। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो b स्क्वायर 3ax यहाँ पर बच रहा होगा, तो b स्क्वायर तो यानी कि 9a स्क्वायर माइनस 4a से, तो 4 चौक 16 दूनी 32 माइनस 32 4ac तो 32b, और ये कैसा होना चाहिए बेटो, नॉन रियल रूट्स है तो नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव होना चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया कि जो b होगा वो ग्रेटर होगा 9a स्क्वायर बाय 32 से, इसका मतलब b भी पॉजिटिव होगा, ये भी पता चल गया। तो a पॉजिटिव b पॉजिटिव, ये इसके रूट्स, इस तरीके से हमारे पास बात चल गई। अब इसका मतलब अगर हम p ऑफ x के ग्राफ पर जाए, है ना, तो p डैश x आ चुका है, तो p डैश x को अगर हम ड्रॉ करें तो x को जीरो रखें, तो एक तो जीरो रूट हो गया और बाकी दोनों रूट्स नॉन रियल है। तो जीरो पर राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव की बात करें तो जीरो के राइट में ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, और इसके नॉन रियल रूट्स है, तो मतलब ये वाली क्वांटिटी डेफिनेटली पॉजिटिव आ रही होगी, ये वाली क्वांटिटी डेफिनेटली पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, और ऐसे ही लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर नेगेटिव आएगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो फंक्शन होगा px वो यहाँ डिक्रीजिंग होगा पहले जीरो के लेफ्ट में, और जीरो के राइट में वो इंक्रीजिंग होगा, जीरो के लेफ्ट में डिक्रीज कर रहा होगा और जीरो के राइट में इंक्रीज कर रहा होगा। तो मतलब जीरो जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, जीरो होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अगर हम px के ग्राफ के बारे में सोचें, px के ग्राफ के बारे में सोचें तो px का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा कि जीरो पर पॉइंट ऑफ मिनिमा px का ग्राफ, और इसके बाद इधर ये इंक्रीज हो रहा होगा -1 से 1 के बीच में, और -1 पर जो वैल्यू आ रही होगी वो p-1 आ गई होगी, और 1 पर जो वैल्यू आ गई होगी वो आ गई होगी p1, और क्वेश्चन के हिसाब से p1 और p-1 में p1 बड़ा है, ग्रेटर है, क्वेश्चन के हिसाब से p1 ग्रेटर है। तो इसलिए क्या हम ये बोलें कि इन तीनों इस इंटरवल में -1 से 1 में p1 की जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। सो वी कैन क्लेम कि p1 इज मैक्सिमम, p1 इज मैक्सिमम। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों गलत हो गए, नाइदर p-1 नॉर p1 इज मैक्सिमम, तो ये दोनों गलत हो गए। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हटा दे। अब हम देखें कि p-1 में मिनिमम है कि नहीं है। तो मिनिमम कौन आएगा, ग्राफिकली देखें तो मिनिमम आएगा ये वाला पॉइंट, जीरो पर जो भी वैल्यू आ रही होगी वो मिनिमम होगा, जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो इसलिए हमें क्या आंसर ऑप्शन टिक करना पड़ेगा कि p-1 इज मिनिमम, p-1 इज नॉट मिनिमम। तो आंसर विल बी कि p-1 इज नॉट मिनिमम बट p1 इज मैक्सिमम फॉर दिस क्वेश्चन, राइट ना। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में y अल्फा में गिवन है,
लिखा हुआ है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर हम जानते हैं सेक स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले वाई अल्फ़ा को, फिर अल्फ़ा का इंटरवल है, फिर डी वाई बाई डी अल्फ़ा में फाइंड करना है। तो वाई अल्फ़ा को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ब्रैकेट में 10 प्लस कॉट बचेगा तो उसको 1 साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन करेंगे तो ये 1 अपॉन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, और प्लस इस कॉसेक स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ये कॉस अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस अपॉन साइन 2 कॉट अल्फ़ा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो कुल मिलाकर ये बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फ़ा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये मॉड्यूलस हटाने के लिए उसने अल्फ़ा का इंटरवल दिया है, तो हमें ये पता है कि अल्फ़ा का इंटरवल हमें 3π/4 से पाए। तो यहाँ पर कॉट अल्फ़ा अगर हम निकालें तो कॉट इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो हमें कॉट का ग्राफ पता है, 0 से पाई के बीच में कुछ इस तरीके का ग्राफ है, लगातार कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो कॉट पाई की वैल्यू -∞ और कॉट 3π/4 -1, तो 1 प्लस कॉट अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 और इधर हो जाएगा -∞, मतलब 1 प्लस कॉट अल्फ़ा प्योरली कैसा होगा बेटो, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का मॉडुलस माइनस ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फ़ा। तो इसका मतलब हमारे पास वाई अल्फ़ा क्या आ गया, तो वाई अल्फ़ा आ गया हमारे पास -1 माइनस कॉट अल्फ़ा। अब बेसिकली हमें बस यहीं तक पहुंचना था, इसके बाद तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा वाई अल्फ़ा अल्फ़ा पर डिपेंडिंग फंक्शन आ गया, डी वाई बाई डी अल्फ़ा फाइंड करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी वाई बाई डी अल्फ़ा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 तो 0 हो जाएगा, और माइनस कॉट अल्फ़ा में माइनस तो ठीक है, और कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा और डी अल्फ़ा बाई डी अल्फ़ा 1। तो हमें चाहिए डी वाई बाई डी अल्फ़ा एट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5π/6, 5π/6 मतलब 150 डिग्री, और 150 डिग्री पर कॉसेक की वैल्यू अगर हम देखें तो ये कॉसेक 30 के अराउंड रहेगी, और कॉसेक 30 की वैल्यू साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो रेसिप्रोकल 2 का स्क्वायर 4, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है 4। तो फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 4th ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में लेट एफ एंड जी आर 2 डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन आर, मतलब एक फंक्शन एफ है विच इज अ फंक्शन ऑन आर मतलब आर से आर में, और साथ के साथ में एक फंक्शन जी भी है विच इज ऑल्सो ऑन आर मतलब फ्रॉम आर टू आर, डिफाइन हो रहा होगा सच दैट एफ ओ जी इज आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि एफ ओ जी ऑफ एक्स करने पर, एफ ओ जी एक्स करने पर हमारे पास एक्स मिल रहा होगा, एफ ओ जी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इस तरीके का रहा होगा सिचुएशन। अब आगे ये डेटा दे रखा है कि फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू आर, ये सब डेटा में गिवन है, जी डैश है जी है, तो एफ डैश भी फाइंड करना है, तो एफ डैश भी निकालना है, तो मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो एफ डैश ऑफ जी एक्स, चेन रूल डिफरेंशिएशन की, और इनटू जी डैश एक्स और इक्वल्स टू और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब हमें एफ डैश बी निकालना है, और हमें जी डैश में क्या गिवन है, ए गिवन है, जी ए और जी डैश ए, तो पुट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब बेशक हमें एफ डैश बी निकालना है, पर हमें जो डेटा गिवन है वो है जी डैश ए और जी ए, तो हम यहाँ पर एक्स की जगह ए पुट कर रहे हैं, तो पुट एक्स इक्वल्स टू ए, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी ए इंटू जी डैश ए और इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, और जी डैश ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, और जी ए क्या है हमारे पास बी, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा एफ डैश बी इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1, तो एफ डैश बी फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास 1/5, लाइक फर्स्ट ऑप्शन। तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में कुछ 20-25 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है, डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। इससे आपको अपनी रैंक को, अपने रिजल्ट को बूस्ट करने में आईआईटी में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।